ओके, सो विल स्टार्ट नाउ विथ द जनरल फिजियोलॉजी। एक्चुअली जनरल फिजियोलॉजी पहले करना था, बट ये बहुत ज़्यादा बल्कि टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, आप देख सकते हैं जब सारे वीडियोज एक बार आ जाएंगे तो आप जो आपको पहले देखना है वैसे आप देख सकते हैं। सो इन जनरल फिजियोलॉजी आज इसको इस तरह से करेंगे कि जनरल फिजियोलॉजी से कुछ भी ना बचे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, है ना। ऊपर में मैंने थोड़ा सा लिख के भी रखा, अगर ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं देन एवरीथिंग विल बी लाइक केक वॉक फॉर अस। सो विल स्टार्ट विद द मेन पॉइंट्स, द बुलेट पॉइंट्स इन द जनरल फिजियोलॉजी। अगर इतना हम जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ लेते हैं देन ऑल द क्वेश्चंस वी कैन सिंपली सॉल्व, बस दैट विल बी अ केक वॉक फॉर अस। ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा करता हूँ इसको और यहाँ से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जनरली तीन चीजें होती है, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स बीइंग द मेजर, है ना। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट 55%, लिपिड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट 45% ऑफ द टोटल सेल मेम्ब्रेन, एंड कार्बोहाइड्रेट इट जनरली कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 3 to 5% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर इसको देखें तो यहाँ से प्रोटीन हमने पढ़ा, अब सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड और क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मेजर कंपोनेंट प्रोटीन है। प्रोटीन में भी अगर हम देखें इसको, है ना, अगर प्रोटीन को भी अच्छे से देखा जाए तो जनरली दीज प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मेजर दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन्स। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो दिस इंटीग्रल प्रोटीन सिंपली अगर हम बोले तो दीज आर द प्रोटीन्स व्हिच आर जस्ट कवरिंग द होल सेल मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, इट इज थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, नाम से ही पेरिफेरल यानी कि पेरीफेरी पे, आइदर आउटसाइड और इनसाइड, या तो बाहर में या तो अंदर, पेरीफेरी पे है। अगर इस पेरिफेरल प्रोटीन्स में से अगर हम देखें तो क्वेश्चंस आरबीसी वाला क्वेश्चन जो आता है ना, जनरली शेप ऑफ आरबीसी, वो सब यहीं से आता है। सो जनरली पेरिफेरल प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो दैट इज एंकाइरिन, स्पेक्ट्रिन एंड डिस्ट्रोफिन। तीन टाइप के पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं मेनली, दैट इज एंकाइरिन, स्पेक्ट्रिन एंड डिस्ट्रोफिन। एंकाइरिन और स्पेक्ट्रिन जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मेंटेन्स आरबीसीज बाई कॉनकेव शेप। आरबीसी की जो बाई कॉनकेव शेप है दैट इज मेंटेन्ड बाय एंकाइरिन एंड स्पेक्ट्रिन। अगर म्यूटेशन इन एंकाइरिन जीन हो गया, ये सिर्फ फिजियोलॉजी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पैथो में भी पूछे जाएंगे। देखिए अगर म्यूटेशन इन एंकाइरिन है तो जनरली दैट विल लीड टू हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन जनरली क्या होता है, जो आरबीसी है बाई कॉनकेव इन शेप है एंड दैट इज मेंटेन्ड बाय एंकाइरिन एंड स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। अगर एंकाइरिन में म्यूटेशन हो गया तो प्रॉपर एंकाइरिन नहीं होगा, और एंकाइरिन अगर प्रॉपर नहीं है तो जनरली क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल से बाई कॉनकेव जो मेंटेन हो रहा था वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, एंड नाउ द आरबीसी विल टर्न इनटू अ स्फीयर शेप। सो दैट इज कॉल्ड एज हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अगर ये जनरली एंकाइरिन में हुआ तो हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अगर स्पेक्ट्रिन में हो गया, पैथो में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर स्पेक्ट्रिन में हो गया तो दैट विल लीड टू हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस, और यहाँ पे शेप कैसा हो जाएगा, एलिप्स शेप हो जाएगा, द शेप विल बी एलिप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रोफिन का, जो हमने ऊपर बात किया। तीन चीजें हैं, एंकाइरिन, स्पेक्ट्रिन और डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन से भी बहुत ज्यादा मेडिसिन, पैथो और फिजियो तीनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन क्या होता है, इफ देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन, अगर कंप्लीट एब्सेंट है डिस्ट्रोफिन में तो हम उसको क्या बोल देंगे, जनरली ड्यूकिन मसल्स डिस्ट्रॉफी, ड्यूकिन्स मसल डिस्ट्रॉफी बोल देंगे, जिसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल का वीकनेस हो जाता है एंड गोबर साइन वहाँ पे देखा जाता है। अगर बच्चे को आप जनरली बिठा दें और फिर उठने को बोले बच्चे को, तो वो जनरली क्या करेगा, सिंपली नहीं उठ पाएगा, उसको क्या होगा, सपोर्ट लेना होगा हाथ को, उसको हम गोबर साइन बोलते हैं ना। जनरली क्या हो जाता है कि जो काफ मसल्स है ना वो एकदम क्या हो जाता है, स्यूडो स्यूडो काफ हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी वहाँ पे हो जाता है, स्यूडो काफ हाइपरट्रॉफी, एक्चुअल हाइपरट्रॉफी नहीं होता है, स्यूडो काफ हाइपरट्रॉफी देखी जाती है, और वो बच्चा उठ नहीं पाता, वो हाथ की सपोर्ट लेगा उठने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे एक और चीज़ क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि अगर कंप्लीट एब्सेंस है तो उसको ड्यूकिन्स मसल डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, अगर कंप्लीट एब्सेंस नहीं, थोड़ा सा है लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, दैट विल लीड टू, अगर सिंपली कंप्लीट एब्सेंस नहीं दिया गया देन दैट इज बेकर्स, ठीक है, बेकर्स मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इतना हमको यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। अब एक हमने कर लिया, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स का हमने कर लिया, प्रोटीन्स में इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स में आपको एंकाइरिन, स्पेक्ट्रिन और डिस्ट्रोफिन। एंकाइरिन और स्पेक्ट्रिन में हमने क्या पढ़ा, जनरली वी टॉक्ड अबाउट जनरली द हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एंड द हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस। द नेक्स्ट डिस्ट्रॉफिन में हमने ड्यूकिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ लिया। अब चलो डिस्ट्रॉफिन में हमने उतना कर लिया। अब आगे आते हैं जो सेकेंड मेजर है, प्रोटीन के बाद जो सेकेंड मेजर है दैट इज लिपिड है सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड 45% होता है। अब अगर लिपिड को देखें तो जनरली किस किस टाइप के लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, तीन टाइप के लिपिड होते हैं।
एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये जनरली ये 3 टाइप के लिपिड सेल मेम्ब्रेन में देखे जाते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड नहीं देखा जाता, अभी नीचे मैंने लिखा होगा इसको, ट्राइग्लिसराइड इज एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन करके ये 3 ऑप्शन है ना, ये 1, 2 और ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक दिया जाएगा आपको नीचे से ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड नहीं होता, उसको लगाना है। ठीक है, चलिए फॉस्फोलिपिड की अगर बात करें, है ना, 3 मेजर फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। अब उसमें फॉस्फोलिपिड की बात करें तो उसमें लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन, यहाँ से बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनेगा, इंटीग्रेट कर लीजिए यहीं पे, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन ये हमको लंग पैथोलॉजी और मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन या फिर रेस्पिरेटरी मेडिसिन में भी ये काम लगेगा। देखो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन, और वहीं पे नहीं, ये जनरली ओबीजी में भी हमको और पेडिया में भी काम लगेगा। ठीक है, सो लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन, अगर इसकी हम जनरली देखें तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन क्या है, सर्फेक्टेंट है। लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन इज सर्फेक्टेंट, जहाँ पे लेसिथिन क्या है, मेजर सर्फेक्टेंट, और स्फिंगोमाइलिन क्या होता है जनरली माइनर। अगर इन दोनों का रेशियो जनरली पूछा जाता है, अगर 2 से ज़्यादा रेशियो है दैट मीन्स द लंग इज जनरली व्हाट, द लंग हैज़ बीन मैच्योर्ड। अगर 2 से कम है दोनों का रेशियो दैट इज लंग इज नॉट मैच्योर्ड। ठीक है, LAS रेशियो पूछा जाता है। कार्डियोलिपिन के बारे में समझे, कार्डियोलिपिन क्या है जनरली, इट इज जनरली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन। कार्डियोलिपिन के बारे में बायोकेमिस्ट्री में भी मैंने बोला था। ठीक है, सो जनरली कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन, है ना। जनरली सेल मेम्ब्रेन में भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल मेम्ब्रेन में भी ये पाया जाता है, और क्वेश्चन आपको वहाँ पे जो ऑप्शन होगा वही होगा, माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन करके दिया होगा। ये जनरली अगर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी जनरली अगर बॉडी में हो गया तो दैट विल रिजल्ट टू अ सिंड्रोम कॉल्ड एज एप्लास सिंड्रोम। एप्लास सिंड्रोम, इसमें जनरली क्या होता है, एप्लास सिंड्रोम हो सकता है सिफिलिस में भी देखा जा सकता है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, और SLE में भी देखा जाता है, बट मेजर याद क्या करना है हमको, एप्लास सिंड्रोम। एप्लास सिंड्रोम में क्या होता है, रिकरेंट एबॉर्शंस, और वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वहाँ पे बजवर्ड दिया होगा, ओबीजी में भी पूछ सकता है ये चीज़। ठीक है, सो इफ द रिकरेंट एबॉर्शंस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, वहाँ पे जनरली क्या होगा, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी विल बी फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज एप्लास सिंड्रोम। आगे चलो देखते हैं, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, और तीसरा क्या, चौथा क्या है हमारे पास, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। और फॉस्फेटिडाइल सेरीन जनरली क्या होता है, एक्सप्रेस्ड ऑन द एपोप्टोटिक सेल, ये एपोप्टोटिक सेल का मार्कर पूछा जाएगा जनरली हमसे, है ना। एपोप्टोटिक सेल का मार्कर पूछा जाएगा किसमें, पैथोलॉजी में, कि एपोप्टोटिक सेल का मार्कर कौन है, सो दैट इज नथिंग बट फॉस्फेटिडाइल सेरीन, मार्कर ऑफ एपोप्टोसिस। जनरली 2 चीज़ें होती है, एक फॉस्फेटिडाइल सेरीन और एक एनेक्सिन 5, दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है। ट्राइग्लिसराइड मैंने पहले ही बोल दिया कि जनरली इट इज एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। अब दूसरा जो इसमें से सबसे ज़्यादा हाई यील्ड पोर्सन है दैट इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन से दूसरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, सो दिस साइटोस्केलेटन इज साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन। ठीक है, तो सेल के स्केलेटन में 3 चीज़ें मेजर होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, है ना। इसमें देखो ये ट्यूब्यूलिन जो होता है ना, ये ट्यूब्यूलिन का स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूलिन के ऊपर काइनेसिन और जनरली क्या होता है, डाइनिन। जैसे अगर ये ट्यूब्यूलिन है ना, तो ट्यूब्यूलिन के ऊपर ऐसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसी भी सामान को इस साइड से उस साइड ले जाने के लिए या फिर उस साइड से इस साइड लाने के लिए जनरली 2 जनरली ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसको हम एक को काइनिन बोलते हैं, है ना, और काइनेसिन बोलते हैं, और दूसरे को डाइनिन बोलते हैं, डाइनिन। अब काइनेसिन जो जनरली होता है, डाइनिन क्या होता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कराता है। डाइनिन, ये देखिए डाइनिन जो है वो रेट्रोग्रेड, ये निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ में, यानी कि निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, यानी कि जनरली दिस इज रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और काइनोसिन क्या करता है, पॉजिटिव से क्या करता है जनरली, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाता है, दैट इज एंटीरोग्रेड, यानी कि आगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, सो दैट इज काइनेसिन। ये देखिए एरो, काइनेसिन इधर लेके जाएगा और डाइनिन इधर लेके जाएगा। अब ये जनरली डाइनिन आर्म में डिफेक्ट हो जाएगा तो कार्टाजिनर सिंड्रोम होगा, ये भी हमको याद रखना है। रेस्पिरेटरी प्लस लंग पैथो, रेस्पिरेटरी प्लस एक और हमने कहाँ पढ़ा था, कार्टाजिनर सिंड्रोम, रिप्रोडक्टिव में भी हमने पढ़ा था। ठीक, सो कार्टाजिनर सिंड्रोम 2 जगह पे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स कौन कौन से, ये फार्मा से थोड़ा क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए, फार्मा में भी पूछ सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट कौन कौन करता है, दैट इज विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड कॉल्किसिन। कॉल्किसिन किस में देते हैं हम, एक्यूट गाउट, मेडिसिन या फिर फार्मा, दोनों इंटीग्रेट कर लीजिए। आगे देखिए माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में देखते हैं। सो दिस माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स में जनरली क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन आर नॉट ओनली फाउंड इन मसल सेल बट ईच एंड एवरी सेल। अभी माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन और मायोसिन है, जनरली हमको सुन के लगता है कि एक्टिन और मायोसिन के ऊपर स्लाइड होता है तो स्केलेटल मसल का कंट्रैक्शन होता है, ऐसा ऐसा कुछ हमको करके हम समझते हैं, बट माइक्रोफिलामेंट्स जनरली ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये सिर्फ स्केलेटल मसल में नहीं बट ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यहाँ से तो 3-4 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं।
ठीक है। यहाँ पे ये डाइनिन है ना, ये मॉलिक्यूलर मोटर और ट्रांसपोर्टर करके पूछा जाता है, डाइनिन और काइनेसिन। अभी मैं नीचे क्वेश्चन करूँगा तो आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में ये स्पेसिफिक होता है, ये ऑल सेल्स में नहीं होता है। जैसे एक्टिन और मायोसिन सारे सेल में है, ऐसे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट सारे सेल में नहीं होते, ये जनरली स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सेल एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल द सेल्स। अगर ये केराटीन है, जैसे एक इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटीन है, तो ये कहाँ होगा जनरली, दिस केराटीन विल बी फाउंड इन स्क्वामस सेल, दिस विल बी फाउंड इन स्क्वामस सेल एंड दैट्स वाई ये केराटिन पर्ल्स जो होता है हमको कहाँ पूछे जाते हैं, मार्कर्स ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी क्या है, ये केराटिन है। डेस्मिन की बात करेगा तो डेस्मिन इज फाउंड इन स्केलेटल मसल। वाइमेंटिन इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जनरली फाइब्रोब्लास्ट में। GFAP यानी कि ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन्स, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन्स, और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, एस्ट्रोसाइट्स में। इतना अगर हम कर लें, जनरली साइटोस्केलेटन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल जनरली ट्यूबुलिन से बने होते हैं, उसमें काइनेसिन और डाइनिन। जनरली डाइनिन क्या करता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेके जाता है ना। और जनरली क्या होता है, जनरली हमारा काइनेसिन जो होता है वो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है और जनरली निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है सामान को। माइक्रोट्यूबुल्स के इनहिबिटर कौन कौन से, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और कॉल्किसिन। कॉल्किसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट गाउट है ना। माइक्रोफिलामेंट्स में अगर हम देखें तो जनरली एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन आर नॉट ओनली फाउंड इन मसल सेल ओनली बट इच एंड एवरी सेल्स, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सब सेल में नहीं मिलते हैं, इसके पर्टिकुलर इंटरमीडिएट फिलामेंट एक पर्टिकुलर सेल में मिलता है। जैसे केराटिन की बात करें तो स्क्वामस सेल में, जो कि मार्कर ऑफ स्क्वामस सेल। कैंसर भी है, केराटिन पल्स देखे जाते हैं, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे आप। डेस्मिन क्या होता है, जनरली स्केलेटल मसल में। वाइमेंटिन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में यानी कि फाइब्रोब्लास्ट्स में, अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तो GFAP यानी कि ग्लायल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन्स, दैट इज फाउंड इन astrocytes. So this is all we need to solve the most of the questions of the cellular physiology. अब चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये देखिए मैंने ऊपर बोला था ना आपको, वेराइटीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन करके पूछेंगे। सो दैट इज नथिंग बट काइनेसिन और डाइनिन, ये एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए, ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए, हमने ऊपर ही पढ़ लिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ जनरल फिजियोलॉजी, ठीक है। जनरल फिजियोलॉजी करेंगे। जनरल फिजियोलॉजी में देखिए, डाइनिन एंड काइनेसिन, द फर्स्ट क्वेश्चन, डाइनिन एंड काइनेसिन प्रोटीन आर एग्जाम्पल ऑफ, डाइनिन एंड काइनेसिन प्रोटीन आर एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो मैंने दिया था उसमें मैंने क्या बताया था जनरली, कि डाइनिन और काइनेसिन क्या है। तो डाइनिन एंड काइनेसिन प्रोटीन आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है ना। माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन हमने ऊपर ही देखा कि जनरली माइक्रोट्यूब्यूल में हम जब देखेंगे, यहाँ पे देखो साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि मेडअप ऑफ ट्यूबुलिन, और उसमें क्या होता है जनरली, डाइनिन और काइनेसिन होता है। डाइनिन फॉर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट एंड काइनेसिन फॉर एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। काइनेसिन एंटीरोग्रेड और डाइनिन यानी कि जनरली रेट्रोग्रेड। अब एंटीरोग्रेड यानी कि काइनेसिन जो है वो क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है, और डाइनिन जो होता है वो जनरली कहाँ से लेके जाता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेके जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइनिन एंड काइनेसिन प्रोटीन, ठीक है। डाइनिन आर्म में अगर डिफेक्ट हो गया तो दैट विल लीड टू कार्टाजिनर सिंड्रोम, वो हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखो, टाइट जंक्शन प्रोटीन क्या क्या होते हैं, ऑक्लूडिन, JAM और क्लोडिन, ये टाइट जंक्शन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। So this, the answer will be microtubular motor protein. Asymmetrical ion differentiation on cell membrane. Asymmetrical ion differentiation on cell membrane अगर कोई पूछे, that is nothing but गिब्स डोनान। गिब्स डोनान इक्विलिब्रियम करके हमने पढ़ा था जनरली, कि जब प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, इट कैन नॉट क्रॉस कैपिलरी वॉल्स, इट कैन नॉट क्रॉस कैपिलरी वॉल्स, सो अट्रैक्ट cations लाइक सोडियम एंड पोटासियम एंड रिपेल्स अनायन लाइक क्लोरीन। अगर निगेटिव है तो ऑफकोर्स क्लोरीन को रिपेल करेगा, है ना। और जनरली अगर पॉजिटिव जैसे सोडियम और पोटासियम है तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो दिस लीड्स टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज गिवन बाय गिब्स डोनान यानी कि asymmetrical ion differentiation। आगे देखते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट ऑन द टी ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, टी ट्यूब्यूल पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है दैट इज नथिंग बट डाईहाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर। डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, ये देखो राइनोडिन रिसेप्टर जो होता है ये जनरली सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे होता है ना। और ये डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर ये जनरली क्या करता है, इट सेंसेज मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रिले टू राइनोडिन रिसेप्टर। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सेंस करेगा और उसको रिले कहाँ कर देगा, डाईहाइड्रोपायरिडीन विल रिले द मैसेज टू राइनोडिन रिसेप्टर एंड जनरली एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कपलिंग ऑन स्केलेटल मसल। देखो
एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जनरली जो ऑन एक्साइटेशन इट विल जनरली क्या करेगा, जनरली कपलिंग करेगा स्केलेटल मसल के लिए। आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज प्रेजेंट ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में कौन होता है? देखो GLUT1 जनरली कहाँ होता है? ब्रेन, प्लासेंटा, आरबीसी, किडनी और कॉलन में होता है, ठीक है। GLUT2 कहाँ पे होता है? किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसोलेटरल पार्ट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसोलेटरल पार्ट पे, जनरली पैनक्रियाज में भी। सो दिस इज GLUT2 विल बी आवर आंसर। GLUT3 इज प्रेजेंट इन प्लासेंटा, न्यूरॉन एंड किडनी। GLUT4 इज फाउंड इन एडिपोसाइट, स्केलेटल मसल एंड हार्ट, ठीक है। अगर म्यूकोसल, जैसे मैंने बोला कि बेसोलेटरल सरफेस पे कौन होता है? GLUT2 होता है। तो म्यूकोसल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट्स क्या? GLUT5, ठीक है। सो GLUT2 और GLUT5 हमको जनरली याद रखना है। एक बहुत ही बढ़िया सा एक तरीका मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जितने भी ग्लूट्स हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, ठीक है। SGLT जो है जनरली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जितने भी SGLT लगे होंगे दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमको समझ लेना है। और जितना जहाँ भी ग्लूट लिखा होगा दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये देखो ATPase और पंप अगर कहीं पे लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, तो सिंपली आंख बंद करके उसको आंसर मारिए, क्या? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे देखते हैं, द ट्रांसपोर्टर GLUT2 ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। किस साइट पे जनरली ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज लीवर, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हर जगह पे है एक्सेप्ट, देखो इंसुलिन डिपेंडेंट GLUT4 जो होता है जनरली वो एडिपोसाइट, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जनरली लिख दो, GLUT4 और GLUT12 दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली GLUT4 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एडिपोसाइट, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एडिपोस टिश्यू दिया हुआ है, जो कि इसमें बिलोंग करता है, सो एडिपोस टिश्यू। इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक इनटू मसल सेल्स वाया GLUT4, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ऊपर ही बोला था मैंने, जहां पर भी ग्लूट है दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी कैसा? जनरली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया, सो दिस इज फैसिलिटेटेड। आंख मूंद के क्या करो? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे मारो। सिंपल डिफ्यूजन तो किसका होता है? गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन। एक्सचेंज बिटवीन लंग कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई, एक्सचेंज बिटवीन लंग कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई, जनरली ये क्या है? लंग कैपिलरी और एल्वियोलाई में किसकी जनरली क्या होता है? एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन है। आगे देखो, एबीजी ऑफ पेशेंट सोज पीएच 7.23, पीएच कितना है? 7.23। नॉर्मल पीएच कितना रहना चाहिए? 7.35 टू 7.45। अभी देखो PCO2 कितना है? 60 mmHg। PCO2 कितना रहना चाहिए? 35 टू 45, 35 टू 45 रहना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पे बढ़ा हुआ है। PO2 कितना है? 82 mmHg एंड HCO3 कितना है? 26 MEQ, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है? ठीक है, मिली इक्विवेलेंट और डायग्नोसिस क्या है यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पीएच कम हुआ है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा? पीएच हमने पहले देख लिया, सबसे पहले हमको क्या देखना है? पीएच देखना है। सो पीएच अगर देखना है तो पीएच अगर हम देख लिए तो हमको क्या पता चल गया कि ये एसिडोसिस है ना? क्या है? एसिडोसिस है ना? दिस इज एसिडोसिस, ऑफकोर्स एसिडोसिस है। नेक्स्ट हमको क्या करना है कि हमको क्या देखना है? कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, और जनरली HCO3 को देखना होता है हमको। देखो जैसे मैं आपको क्लियरली बताता हूँ यहाँ पे, हाउ टू डिस्टिंग्विश। अब एसिडोसिस तो है, पर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक, एल्कोलिसिस का तो काम ही खत्म हो गया। हमने एसिडोसिस इसको क्या कर लिया? डिफरेंशिएट कर लिया कि दिस इज एसिडोसिस, क्योंकि पीएच कम हुआ है। अब कैसे डिफरेंशिएट करना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉलो कीजिए आप, देखिए हाउ टू डिस्टिंग्विश आइदर इट इज रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखो सबसे पहले PaCO2 जो होता है ना, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से लेते हैं? जनरली लंग से लेते हैं, सो दैट इज रेस्पिरेटरी। और HCO3 ये जनरली क्या होता है? किडनी में इसका हेरफेर होता है, सो दैट इज मेटाबॉलिक कंपोनेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि पीएच और PaCO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक बढ़ा हुआ तो दूसरा घटा हुआ। मेटाबॉलिक है तो क्या हो जाएगा? पीएच एंड PaCO2 सेम डायरेक्शन में रहेगा। इसको हम कैसे याद करेंगे? एट द रेट रोम। रेस्पिरेटरी में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, और जनरली मेटाबॉलिक में इक्वल, यानी कि सेम, इक्वल मतलब सेम, ये भी बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा? जनरली ऐसे होगा। तो अब यहाँ पे इसको हम लगाते हैं, यहाँ पे देखिए
एसिडोसिस तो हमने पता कर लिया। अब PCO2 जनरली क्या हुआ है, PCO2 जनरली क्या हुआ है 60 mmHg, जो कि PCO2 35 से 45 में होना चाहिए, बट ये भी बढ़ा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं PO2, PO2 कितना होना चाहिए 8200, 82, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है, वो 95 to 100 यहाँ पे दिया भी नहीं, मेंशन नहीं किया गया। HCO3 की बात करते हैं बाइकार्बोनेट, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सो 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि क्या है नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। तो जनरली 60 mmHg, यानी कि दिक्कत किस में, कौन सा चीज़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जनरली रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, और जनरली क्या हो रहा है ये जो है HCO3 क्या है वो नॉर्मल है। अगर ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है तो जनरली क्या होगा, एक चीज़ क्या होगा बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा या तो घटेगा या तो नॉर्मल रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ये भी बढ़ा हुआ नहीं आ रहा है। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने क्या पढ़ा था रोम, सो रेस्पिरेटरी इज अपोजिट एंड जनरली मेटाबॉलिक इज इक्वल, यानी कि सेम डायरेक्शन, सो दिस इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हम ऐसे इसको क्या कर सकते हैं जनरली पता कर सकते हैं कि ये कौन सा है, रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं, चलिए। The gut flora is symbiotic with human body. These bacteria produce ammonia that can cross the cell membrane. The transport is an example of, ठीक है, प्रोड्यूस एमोनिया दैट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अमोनिया जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, ये किस चीज़ की जनरली एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शंस में हमको दिखाया, पहले समझिए अमोनिया क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है, और ये सेल मेम्ब्रेन को किस में करता है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में। फार्मा में हमने पढ़ा था, ठीक है, कैसे करता है, ठीक है। मैं उसको अभी पूरा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए, ठीक है, कि क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन नॉन आयोनाइज फॉर्म। द गट फ्लोरा इज सिम्बायोटिक विथ ह्यूमन बॉडी, है ना, ठीक है। अब जनरली ये जो ऑस्मोसिस होता है इसमें क्या होता है, अक्रॉस द सॉल्यूट ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस में क्या होता है अक्रॉस द सॉल्यूट ग्रेडियंट होता है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है दैट इज जनरली वाया कैरियर प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन होता है उसके लिए। अब ये जनरली क्या बोल रहा है कि सिंपली क्रॉस कर रहा है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कोई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही हो गया तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे नॉन आयोनिक डिफ्यूजन विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये नॉन आयोनाइज फॉर्म में क्या करता है, जनरली वीक बेस होने के कारण नॉन आयोनाइज फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ROMK चैनल। सबसे पहले समझिए ROMK क्या है। ROM के मीनिंग रीनल आउटर मेडुलरी पोटासियम चैनल, रीनल आउटर मेडुलरी पोटासियम चैनल। इट ट्रांसपोर्ट्स पोटासियम आउटसाइड सेल, ठीक है, एक तरफ ही पोटासियम को सिर्फ आउटसाइड, यानी कि यूनिपोर्ट है, क्या है ये यूनिपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए यूनिपोर्ट फर्स्ट में दिया हुआ है, आंसर मार दीजिए। एंटीपोर्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि सोडियम पोटासियम एक इधर तो दूसरा उधर, अपोजिट डायरेक्शन में। सिम्पोर्ट यानी कि टू और मोर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम सिम्पोर्ट बोलेंगे। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय बेरो रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। बेरो रिसेप्टर जो जनरली क्या होता है, अब जैसे कैरोटिड साइनस होता है ना, ये मैंने कार्डियोवास्कुलर में बताया था, मैं बस थोड़ा बता रहा हूँ। कैरोटिड साइनस में जनरली क्या होता है, कुछ बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंस करते रहते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर को, ठीक है। जैसे ही वो देखेंगे कि आर्टेरियल प्रेशर अगर बंद हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसको क्या करेगा, ये पठा देगा जनरली हमारे कार्डियक सेंटर में, जो कि कहाँ पे होता है, मिडल ऑब्लंगाटा में, वहाँ पे पठा देगा। उससे क्या होगा, वहाँ से अब मोटर आएगा कि नहीं नहीं तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया, अब तुमको क्या करना है कम। सो अल्टीमेटली क्या होता है, कम होता है। जनरली अल्टीमेटली क्या होता है, जब बीपी बढ़ जाएगा तो हार्ट रेट क्या होगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, ठीक है। सो इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर अल्टीमेटली हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस इज टू डिक्रीज द हार्ट रेट इफ द बीपी इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज नथिंग बट निगेटिव फीडबैक, जिसमें लास्ट में क्या होता है, घटती हैं चीज़ें या फिर निगेटिव इफेक्ट आता है, दैट इज निगेटिव फीडबैक। व्हेन ORS इज गिवन टू द पेशेंट, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय। जब ORS हम देते हैं पेशेंट को तो ग्लूकोज किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, दैट ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज विथ सोडियम आयंस, है ना। जनरली ये चीज़ एक टीचर, मैं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे एग्जैक्टली, चलो ठीक है बाद में कोई बताऊंगा। मैंने एक टीचर से पढ़ा था, बड़ा अच्छा तरीका से उन्होंने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। मैं ORS जो था ना डेवलप हो गया था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है, ORS में, तो उसको बाद में पता चला कि ये तो सोडियम के साथ क्या होता है, जनरली सोडियम के साथ इसका को ट्रांसपोर्ट, जब तक हम सोडियम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा कि जनरली दिक्कत होगा, और वो कितना भी ORS देने से कम, इसलिए बाद में उसमें सोडियम ऐड किया गया, ठीक है। इसके बारे में कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। अ चाइल्ड वाज डिफेकेटिंग इन ओपन एयर इन विलेज व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय डॉग्स।
रेबीज जैसा कुछ मुझे लग रहा है। वन ऑफ द अटैकिंग डॉग वाज फाउंड डेड द नेक्स्ट डे, चलो ऑलमोस्ट। Considering the high risk of rabies in the child, he has admitted to the district hospital and was given anti-rabies serum and rabies vaccine. Which of the following is responsible for transport of rabies virus to brain? ये सिर्फ यही नहीं, PSM में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। सो जनरली ट्रांसपोर्ट ऑफ रेबीज वायरस टू ब्रेन किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू डाइनिन। डाइनिन क्या करता है? जनरली रेबीज वायरस जो होता है ये नर्व्स से ब्रेन में जाएगा, फ्रॉम नर्व्स टू ब्रेन, और ये रेट्रोग्रेड क्या होता है? जनरली ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर एक्सॉन टू सेल बॉडी, नॉट सेल बॉडी टू एक्सॉन, फ्रॉम एक्सॉन टू सेल बॉडी, ये क्या होगा? जनरली नर्व में ट्रांसपोर्ट होगा। और उसमें हमने क्या पढ़ा था ऊपर में? डाइनिन और काइनेसिन पढ़ा था। सो दिस इज नथिंग बट डाइनिन। काइनेसिन क्या करता है? एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है। सेरोटोनिन इज फाउंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। सेरोटोनिन सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे? सेरोटोनिन सबसे पहले समझिए बनाता कौन है? सेरोटोनिन हमने जीआईटी में भी पढ़ा था कि इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स इन स्टोमक क्या करता है? जनरली सेरोटोनिन सेक्रीट करता है। और इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल क्या करता है? जीआईटी याद कीजिए, हिस्टामिन करता है, ठीक है। ईसीएल सेल, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स रिलीज हिस्टामिन एंड इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स रिलीज सेरोटोनिन, ठीक है। सो जनरली इज फाउंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? इट इज फाउंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्लेटलेट इज द बेस्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड? आईसीएफ में क्या नहीं होता? आईसीएफ में कैल्शियम नहीं होता है, हमको सबको पता है। जनरली देखो ईसीएफ में क्या क्या होता है? सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ईसीएफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो आईसीएफ में जनरली क्या होता है? पोटासियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, एंड दिस आईसीएफ कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 40% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। मैक्सिमम फ्लूइड कहाँ से आता है? यहीं से आता है। बॉडी वेट पे मैं कभी एक अलग सा एक लेक्चर बना के डालूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following is not a calcium binding protein? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन सबसे पहले जनरली क्या होता है? कैलबाइंडिन, ट्रोपोनिन और कैलमोड्यूलिन, ये तीनों क्या है? जनरली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। कुछ इज नॉट यानी कि क्लैरिथ्रिन, ठीक है। कैलबाइंडिन क्या करता है? फैसिलिटेट्स विटामिन डी डिपेंडेंट कैल्शियम थ्रू साइटोसोलिक कंपार्टमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल और रीनल सेल, ठीक है। विटामिन डी डिपेंडेंट क्या होता है? वहाँ पे जनरली कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है विद हेल्प ऑफ कैलबाइंडिन, ठीक है। क्लैरिथ्रिन क्या करता है? इन इंडोसाइटोसिस में जनरली क्या करता है? हेल्प करता है क्लैरिथ्रिन। इसके बारे में और पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। ऑर्गेनल हैविंग डीएनए, इसमें से किसके पास डीएनए? अरे हम सबको पता है ना, वल्गी के पास ना, आर के पास, एस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। चलो ओके, सो ऊपर का कर लिया। अब 19 नंबर का देखते हैं ना। 19 नंबर में क्या है? डिलीवरी ऑफ स्टिम्युलस अबव अ थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी लीड्स टू अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एपी एक्शन पोटेंशियल एंड इज नोन एज। अब डिलीवरी ऑफ स्टिम्युलस above the threshold intensity leads to constant amplitude, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एंड above the threshold intensity करके दिया हुआ है। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, जनरली हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि जनरली ऑल और नॉन लॉ, ऑल और नॉन लॉ, ये जनरली क्या कहता है कि द एक्शन पोटेंशियल फेल्स टू अकर इफ स्टिम्युलस इज सब थ्रेशोल्ड। अगर थ्रेश होल्ड से नीचे देंगे, है ना, अगर 55 चाहिए और आप 45 दे रहे हो तो जनरली क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल फेल्स टू अकर, एक्शन पोटेंशियल विल नॉट अकर। इट अकर्स विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिम्युलस इफ द स्टिम्युलस प्रोवाइडेड इज अबव द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली आपको ये अबव द थ्रेशोल्ड, जनरली मैं आपको अभी भी बोल रहा था कि अबव द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। सो दिस इज नथिंग बट ऑल और नन लॉ, ठीक है, ऑल और नन लॉ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन प्लेज अ रोल इन एक्जोसाइटोसिस? एक्जोसाइटोसिस में कौन करता है? अब इंडोसाइटोसिस में वी हैव सीन इन मेनी, जो पीछे वाला भी हमने किया था उसमें भी हमने देखा था कि इंडोसाइटोसिस के मैकेनिज्म से जनरली क्लैथ्रिन वर्क्स, बट यहाँ पे जनरली देखो क्या पूछा गया है? इक्जोसाइटोसिस के मैकेनिज्म से। सो दिस इक्जोसाइटोसिस मैकेनिज्म, दिस सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, दे डोंट वर्क विथ एक्जोसाइटोसिस, सो कैल्शियम इज आवर आंसर, ठीक है। इंडोसाइटोसिस से क्लैथ्रिन इज आवर आंसर। आगे देखते हैं। व्हिच इज करेक्ट अबाउट द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इन एडल्ट्स? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इन एडल्ट्स, अब जनरली मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता क्या है कि ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग देयर इज डिसरेगुलेशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसपोर्ट। जब मैलिग्नेंट हाइपर
हाइपरथर्मिया होगा तो जनरली क्या होगा कि एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगा, एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी द डिसरेगुलेशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसपोर्ट. सो दिस डिसरेगुलेशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसपोर्ट leads to increase in generally calcium transport via L type calcium channels, L type calcium channels in the T tubule. अभी देखो L type calcium channel क्या है, long lasting. We have to know about L type and generally the T type calcium channel. L type का मीनिंग क्या होता है, जनरली लॉन्ग लास्टिंग. इट इज द लॉन्ग लास्टिंग, also known as DHP receptors, dihydropyridine receptors, in skeletal muscles, smooth muscles, osteoblast, dendrites of cortical cells and neurons. इतने में सब कौन होता है, जनरली the L type calcium channels are there. If we talk about T type calcium channel, so this T type calcium channel is शॉर्ट एक्टिंग. टी फॉर ट्रांजिएंट, दिस टी जो आया है दैट इज फॉर ट्रांजिएंट, सो इट इज शॉर्ट एक्टिंग, लो वोल्टेज गेटेड एंड इन न्यूरॉन्स सेल्स हैविंग पेस मेकर एक्टिविटी एंड ओस्टियोसाइट्स. इसमें कौन सा होता है, जनरली द टी टाइप कैल्शियम चैनल्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमको देखना है कि ये जो इसी कॉम्प्लेक्स होता है देयर द टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऑफ स्केलेटल मसल्स में होता है. जनरली दिस इसी एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जो होता है दैट इज जनरली सीन इन टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. टी ट्यूब्यूल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, देखो टी ट्यूब्यूल. आगे देखते हैं, चलो. कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर मोटर. मॉलिक्यूलर मोटर में हमने ऊपर ही पढ़ा था, है ना. मॉलिक्यूलर मोटर में हमने पढ़ा था डाइनिन, है ना, काइनेसिन, ये सब हमने ऊपर पढ़ा था जनरली. सो इन दिस मॉलिक्यूलर मोटर दिस एक्टिन इज नॉट अ मॉलिक्यूलर मोटर. एक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेल्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, सेल माइग्रेशन, सेल सिग्नलिंग एंड बैकबोन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, एक्टिन. ऊपर देखो, विच इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ एंटीपोटर. एंटीपोटर यानी कि पोर्ट कर रहा है, एंटी यानी कि उल्टा. सो जनरली वन मॉलिक्यूल गोज इन एंड अदर मॉलिक्यूल गोज आउट, सो दिस इज एंटीपोटर. ठीक है. ड्यूरिंग 100 मीटर स्प्रिंट, है ना, ड्यूरिंग 100 मीटर स्प्रिंट which of the following is used by the muscle for meeting energy demands. अब शॉर्ट रेस के लिए, है ना, 100 मीटर यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी तुरंत चाहिए. इन दैट केस फॉस्फोक्रिएटिन इज द जनरली चॉइस. ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिन इज द चॉइस. स्ट्रेच स्टिमुलस इज मेडिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर. स्ट्रेच स्टिमुलस इज मेडिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स. सो जनरली मर्कल्स डिस्क को अगर देखें हम, दैट इज ड्यू टू द टच एंड प्रेशर. इट द स्टिमुलस फॉर मर्कल्स डिस्क इज टच एंड प्रेशर. पैक्सिनियन के लिए डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन, दैट इज 60 to 300 हर्ट्ज का वाइब्रेशन जनरली हमको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए. अब मिशनर्स का देखें तो जनरली टैप फ्लटर दैट इज 5 to 40 हर्ट्ज, 5 to 40 हर्ट्ज जनरली. अब यहाँ मसल स्पिंडल को देखें तो दिस इज विद द स्ट्रेच स्टिमुलस, दिस इज द स्ट्रेच स्टिमुलस. एंड ये जनरली क्या होता है, जनरली टेंशन कौन यहाँ पे करता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, गोल्गी टेंडन ऑर्गन. चलो ठीक है, सो आवर आंसर विल बी muscle spindle. Muscle spindle, stretch stimulus is mediated by which of the following receptor, so that is muscle spindle, and tension will be मेडिएटेड बाई जनरली गोल्गी टेंडन बॉडीज. अब ये मसल का इंड जहाँ से मसल टेंडन क्या करता है, जनरली हमको पता है लिगामेंट, बोन टू बोन इज अटैच्ड बाई लिगामेंट, है ना, और टेंडन जनरली मसल टू बोन का अटैचमेंट होता है. सो जहाँ से अब मसल है, मसल से अब यहाँ से जब निकलेगा टेंडन, सो जो इंड जहाँ से निकलेगा वहाँ पे एक क्या होगा, जनरली गोल्गी टेंडन ऑर्गन, एंड दैट विल सेंस द generally tension, that will sense the tension, and inside the muscle spindle will be there, that will be sensible to stretch stimulus. ठीक है. इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, अभी देखो अगर टेंशन टू टेंडन इंक्रीजेस दैट विल लीड टू गोल्गी टेंडन ऑर्गन स्टिमुलेटेड. मैंने टेंशन बोला था जनरली कहाँ से, जहाँ पे क्या होता है, अब टेंडन शुरू होगा, मसल खत्म हुआ और टेंडन शुरू होगा, है ना. सो उस पॉइंट पे क्या होगा, गोल्गी टेंडन ऑर्गन होगा, और वहाँ पे जनरली क्या होगा, इफ द टेंशन टू दैट टेंडन इंक्रीजेस द गोल्गी टेंडन ऑर्गन गेट्स स्टिमुलेटेड व्हिच इज very sensible to tension. And next is what happens is nerve impulse generated and sensitive to generally sent to SC, that is IV1B fibers. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में पठाया जाएगा 1B फाइबर्स के थ्रू. विथ स्पाइनल कॉर्ड IPSP जनरेटेड ऑन द मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल रिलैक्स, एक्सेस टेंशन इज रिलीव्ड. सो गोल्गी टेंडन कैसे काम करता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, वो भी हमने देख लिया. और इसी को जनरली हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स. ये जनरली एक बाइसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, बाइसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है. आगे देखते हैं. SGLT2 is located on, SGLT2 is generally located on kidney and that to PCT, किडनी एंड दैट टू PCT. ऊपर भी मैंने इसके पूरा बताया आप लोगों को. इंटेस्टाइन में SGLT3 और SGLT1 रहते हैं. ब्रेन में जनरली हमने ऊपर पढ़ ही लिया, RBC में भी पढ़ लिया हमने. सो जनरली SGLT2 में एक मेडिसिन से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दैट इज
ये जनरली इनहिबिटेड SGLT2 चैनल इज इनहिबिटेड बाय जनरली ग्लिफ्लोजिन। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में जो हम यूज करते हैं ग्लिफ्लोजिन ड्रग्स, ओके, ग्लिफ्लोजिन ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स। व्हिच ऑफ दिस ट्रू अबाउट SGLT1? SGLT1 जनरली, अब देखो, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन, ऊपर भी SGLT1 मैंने लिखा हुआ पे। देखो SGLT ये पूरा का पूरा यहीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, रटना भी नहीं, बस समझ लेना एक बार। जहाँ भी SGLT को ट्रांसपोर्टर, सिम ट्रांसपोर्टर, एक्सचेंजर, एंटीपोर्टर, ये जहाँ पर भी आएगा दे ऑल आर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे आर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गैसेज जो होते हैं वो डिफ्यूजन, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है ना, हम सब पढ़े हैं, हमने ऊपर पूरा कंप्लीट किया है हमने। आगे देखते हैं। पेन एंड टेम्परेचर इज कैरिड बाय, पेन और टेम्परेचर कौन कैरी करता है? दिस पेन एंड टेम्परेचर इज जनरली कैरिड बाय लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइन से थैलेमस तक जा रहा है, दैट इज लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये जनरली क्या करता है? जनरली इट इज पेन एंड टेम्परेचर इज सेंस्ड बाय दिस। एंटेरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या करता है? क्रूड टच एंड प्रेशर। नेक्स्ट इज डोर्सल कॉलम पाथवे, दैट इज प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोरिसेप्शन, फाइन टच एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज डन बाय दिस डोर्सल कॉलम पाथवे। ओके ओके, आगे चलते हैं। स्टीरॉयड सिंथेसिस अकर्स इन व्हिच ऑर्गेनेल्स? स्टीरॉयड सिंथेसिस कहाँ पे होता है? अगर स्टीरॉयड सिंथेसिस की बात हम करें तो हमको पता है कि जनरली देयर आर टू टाइप्स, वन इज जनरली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन के लिए उधर होता है, बट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जनरली फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड, ठीक है। फाइबर मेनली अफेक्टेड बाय लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया, ये मैं पूरा का पूरा ये फाइबर्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये ए फाइबर है, ये बी फाइबर है, एंड दिस इज सी फाइबर। ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, फाइबर्स में नर्व में ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्पीड किसका ज़्यादा होता है, माइलिन किसके पास ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें इस एक चीज़ से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, माइलिन शीथ है ना, ये जनरली ए फाइबर, बी फाइबर और सी फाइबर है। यहाँ पे ए फाइबर के पास देखिए माइलिन शीथ जो है ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज टू मच इन नंबर। बी के पास बहुत थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। सी के पास तो एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर है। साइज भी देखे तो ए का सबसे बड़ा साइज है, ये पिक्चर देख के ही समझ आ जाएगा। बी का भी, बी का क्या है, उससे थोड़ा छोटा है, और सी का उससे भी थोड़ा छोटा है। सो अगर साइज हम देखें तो साइज सबसे बड़ा ए फाइबर, उसके बाद बी फाइबर, उसके बाद सी फाइबर। सी फाइबर इज द स्मॉलेस्ट वन। माइलिनेशन अगर हम देखें तो ये देखिए सबसे फिगर में ही दिखा रहा है कि माइलिनेशन सबसे ज़्यादा किसके पास है? ए के बाद, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ठीक है। सो माइलिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो अगर जिसका माइलिनेशन सबसे ज़्यादा, उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। और ए में भी आए हम तो ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा और ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ए को फर्दर डिवाइड हम ऐसे कर सकते हैं। मोस्ट प्रेशर सेंसिटिव इसमें से कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा ए का सबसे ज़्यादा, दैट इज प्रेशर सेंसिटिव, तो ए होगा, ए बी सी में ए होगा। और अगर उसमें भी अंदर पूछा गया कि जनरली इफ वी गो बियॉन्ड ए, है ना, ए में तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा 4 टाइप के फाइबर्स होते हैं, सो उसमें भी अगर पूछा गया तो दैट इज ए अल्फा, देन बीटा एंड देन सी, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रेशर सेंसिटिव। अल्फा जनरली काम किसके लिए करता है? प्रोप्रियो रिसेप्शन के लिए और सोमैटिक मोटर एक्टिविटीज के लिए। बीटा इज वर्किंग फॉर टच, प्रेशर, मोटर एक्टिविटीज, मोटर, गामा इज एक्टिवेटिंग फॉर मोटर टू मसल स्पिंडल, डेल्टा इज फॉर पेन, कोल्ड एंड टच। नेक्स्ट, दिस बी फाइबर इज फॉर प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स। चलिए अभी लोकल एनेस्थेसिया में देख लेते हैं। फाइबर मेनली अफेक्टेड बाय लोकल एनेस्थेसिया बोला है। सो ए गामा एंड ए डेल्टा फॉलोड बाय ए अल्फा एंड ए बीटा एंड देन फॉलोड बाय बी एंड सी। सो सबसे ज़्यादा ए गामा और ए डेल्टा होगा। हाइपोक्सिया में देखें, हाइपोक्सिया सबसे ज़्यादा किस में होता है? बी में, उसके बाद ए में, उसके बाद सी में। प्रेशर सेंसिटिव सबसे ज़्यादा कौन है जनरली? ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी और उसके बाद सी, ठीक है। ए अल्फा, ए बीटा, है ना, ये हमने ऊपर भी किया था यहाँ पे, ए अल्फा, ए बीटा, है ना, ए बीटा, देन ए गामा एंड देन सी, बी एंड सी, ठीक है। ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी एंड देन सी। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एनेस्थेसिया में ए गामा एंड ए डेल्टा, सो यहाँ पे ए डेल्टा दिया हुआ, दैट इज आवर आंसर। 30 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद पैरेसिस एंड नंबनेस, पैरेसिस हो रहा है और नंबनेस हो रहा है। On Saturday night he was partying and falls asleep with one arm under the head. Saturday night को पार्टी हो रहा था, fall asleep with one arm under the head. Saturday night पालसी का केस लग रहा है ना।
और डायग्नोसिस ऑफ सैटरडे हो गया, सैटरडे नाइट पैल्सी वाज मेड, इट इज ड्यू टू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर्स टू प्रेशर। सो जनरली प्रेशर के लिए हमने अभी पढ़ा दैट इज टाइप ए नर्व फाइबर्स आर मोस्ट ससेप्टिबल टू प्रेशर देन टाइप सी नर्व फाइबर, सबसे ज़्यादा ए ही होता है, और उसमें भी ए अल्फा, ए बीटा, उसके बाद जनरली ए गामा, ए डेल्टा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। सो दिस इज द जनरली what we have to know. Fastest conducting nerve fiber ऊपर ही हमने पढ़ा, that is A alpha. A patient with HbA1c of 80 has come to your clinic with severe pain and in feet at night. Which nerve fibers are involved in this patient? In this patient generally A delta are involved. A delta, ये AG लिख दिया, AG नहीं A delta. Which of these sends potassium inside cell? पोटासियम किससे डरता है? एक ही चीज़ है, that is insulin. आगे चले, placenta to fetus glucose is transported by, placenta to fetus glucose is transported, placenta से fetus में glucose is transported by generally what, facilitated diffusion, जिसका एग्जांपल ग्लूट ट्रांसपोर्ट है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग, ये जितना भी अगर सोडियम पोटासियम पंप, एटीपेज, ऐसे वर्ड जहाँ पे भी यूज होते हैं, एटीपेज और पंप जहाँ पे भी यूज होते हैं, दैट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। सिंपल डिफ्यूजन से गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ड्यूरिंग एक्साइटेटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, एक्साइटेटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट इंक्रीज क्लोराइड इनफ्लक्स, ये तो एसिटाइल कोलाइन, ये सब जनरली क्या है, एक्साइटेटरी ही है। सो एसिटाइल कोलाइन, ये पोटासियम का इफ्लक्स कम हो जाएगा एंड कैल्शियम इनफ्लक्स ऑफ कोर्स इंक्रीजेस, ठीक है। सो जनरली इंक्रीज क्लोराइड इनफ्लक्स इज द आंसर विच इज रॉन्ग है। आइडेंटिफाई द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है ना। सो दिस इज 1 2 3 4 5, 5 है। सो हमको ऐसे 5 देख के हमको पता क्या चल गया कि ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, दिस इज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर अगर हमको पता है एंटीबॉडी में, तो वो किसका होता है, IgM का होता है, IgM का होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो पैथो में भी पूछ सकता है, पूछेगा ही, पूछ नहीं सकता है ना, पूछेगा ही। आगे देखते हैं, मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ सेल ऑकर्स इन व्हिच फेज। अभी देखो यहाँ पे कुछ फेज दिए हुए हैं, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, और पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ सेल ऑकर्स इन व्हिच फेज। सो इसमें अगर हम देखें तो जनरली मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ सेल्स जनरली क्या होते हैं, अगर डीपोलराइजेशन के कंडीशन में हम देखें तो डीपोलराइजेशन एक रिफ्रैक्टिव फेज है, रिफ्रैक्टरी फेज है, एंड नो फर्दर एक्शन पोटेंशियल विथ एनी अमाउंट ऑफ स्टिमुलस। इसमें हम कितना भी जनरली अगर हम स्टिमुलस दे दें तो फर्दर क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सो दिस इज द रिफ्रैक्टरी फेज, तो इसमें होने का बात ही नहीं हुआ। नेक्स्ट हाइपर पोलराइजेशन है और एक आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन है। इन हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, देखो इन हाइपर पोलराइज्ड स्टेट द सेल इज रेडी फॉर अनदर एक्शन पोटेंशियल जस्ट विद द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर हम बस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दें तो उसी में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। और रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी फेज, जनरली ये डिपोलराइजेशन कंप्लीट रिफ्रैक्टरी फेज है, बट ये रिपोलराइजेशन क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी फेज, जिसमें अगर हाइयर स्टिमुलस हम दें तो AP एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड। सो आवर आंसर, ये हाइपर पोलराइजेशन से बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास कि आफ्टर हाइपर, जस्ट आफ्टर द हाइपर पोलराइजेशन द मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ सेल्स occurs, maximum excitation of cells occur, which is the true about paracrine communication। paracrine communication में चलिए देखो, एक्शन across synaptic fluid, ये क्या है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है। डायरेक्टली फ्रॉम सेल टू सेल, ये गैप जंक्शन के थ्रू होता है। बाय डिफ्यूजन इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हाँ ये पैराक्राइन और ऑटोक्राइन के लिए होता है, बाय डिफ्यूजन इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बाय सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड, ये जनरली इंडोक्राइन के लिए होता है। इंडोक्राइन जनरली क्या होता है, ब्लड में अपना हार्मोन रखता है और वो पूरा का पूरा जाता है, ठीक है। पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन इज जनरली बाय द डिफ्यूजन इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटासियम एटीपेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन सेलुलर फिजियोलॉजी। बाय, अभी देखो सोडियम एंड पोटासियम एटीपेज जो है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पंप या फिर एटीपेज जहाँ पे आएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो, एंड दैट इज जनरली इट इज इंक्रीजेज दिस सोडियम पोटासियम एटीपेज एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड हार्मोन, इंसुलिन एंड एल्डोस्टेरोन, दीज आर द थ्री हार्मोन्स व्हिच विल इंक्रीज इट। सो यहाँ पे देखो, यूजिंग एनर्जी इन ATP टू एक्सट्रूड 3 सोडियम आउट ऑफ सेल्स इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग 2 पोटेशियम, ये तो फर्स्ट ही सही है। सो अब आगे देखने का काम ही नहीं। Which of the following is a correct statement? Which of the following is a correct statement? यहाँ देखो, desmosome helps to attach cells to basal lamina, नहीं, cells to basal lamina is done by hemidesmosome, hemidesmosome, ठीक है, not hemo, that is hemidesmosome। hemidesmosomes helps to attach cells to each other, नहीं, cells each other में तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, गैप जंक्शंस होता है। टाइट जंक्शंस आर मेड ऑफ क्लॉडिन, ये
राइट आंसर है। गैप जंक्शंस प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जनरली क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जनरली गैप जंक्शंस क्या करता है, डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लेस देन 100 डाल्टन में जनरली क्या करता है, वही करता है। अगर डेस्मोजोम का देखो तो दैट इज सेल टू सेल। ठीक है, आगे देखिए। ऑल आर ट्रू अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेप्ट। बॉडी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सारे ट्रू हैं एक्सेप्ट इंट्रासेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट्स 40%, ये सही है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट्स 50%, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इनसेंसिबल लॉसेज आर, ये भी ट्रू है ना। क्लोराइड इनसाइड द सेल है ना, क्लोराइड इनसाइड द सेल इज मोर आउट देन आउटसाइड सेल। देखो क्लोराइड इनसाइड 9 होता है और आउटसाइड 125 होता है। सो कैसे सही हो गया 125, यानी कि आउटसाइड जनरली क्या आता है, क्लोराइड इनसाइड सेल इज लेस देन आउटसाइड द सेल। अभी देखो पोटासियम जनरली इनसाइड 150 होता है, आउटसाइड 5.5 होता है। सोडियम इनसाइड 15 होता है और आउटसाइड 150 होता है। क्लोरीन इनसाइड 9 होता है और आउटसाइड 125 होता है। सो दिस यू हैव टू नो। ऑल आर द सेकंड मैसेंजर्स एक्सेप्ट, सेकंड मैसेंजर्स सब हैं एक्सेप्ट CAMP, DAG, IP3 है ना, और ग्वानाइल साइक्लेज। देखो ये ग्वानाइल साइक्लेज नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लेज दिस इज एंजाइम कैटालाइजिंग CGMP। ये CGMP को जो कैटालाइज करता है वो एंजाइम है। CAMP, DAG, IP3 these all are second messengers. CIMP is increased by, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। लेट अस सी, CMP को इंक्रीज कौन कौन करता है जनरली, ये देखो ये CRH, GHRH, FSH है ना, TSH है ना, LH, ACTH, PTH, ग्लूकागोन, ADH, वो भी V2 रिसेप्टर पे, हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर पे, और HCG MSH। ठीक है, इतना सब। अब DAG को डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये जनरली इट वर्क्स विथ IP3 आइनोसिटॉल फॉस्फेट 3। ठीक है। GnRH, TRH, ऑक्सीटोसिन, ADH V1 रिसेप्टर पे, हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर पे, एंजियोटेंसिन 2 और गैस्ट्रिन, ये जनरली IP3 को क्या करते हैं, जनरली स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। गुआनाइल साइक्लेज क्या है, एंजाइम कैटालाइजिंग CGMP। सो दिस विल बी आवर आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम विथ शुगर फ्रॉम इंटेरोसाइट इज एन एग्जांपल। इंटेरोसाइट यानी कि इंटेस्टाइन का सेल, वहां से शुगर का ट्रांसपोर्ट विथ सोडियम। क्या है, शुगर किसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो दोनों साथ में हो रहा है, दैट इज सिम्पोर्ट। दैट इज सिम्पोर्ट एंड सिम्पोर्ट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने ऊपर आपको बोला था ना, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, ये जितने भी आएंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे बोला था, देखो SGLT को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट, एक्सचेंजर, एंटीपोर्टर, ये सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दिस आर द मैकेनिज्म्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दीज आर द मैकेनिज्म्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे चलें। परमिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन लीड्स टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -70 मिलीवोल्ट है, दैट इज ड्यू टू द परमिलिटी ऑफ पोटासियम। डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लीड्स टू, डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम डिक्रीज हो गया दैट विल लीड टू डिक्रीज मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी ऑफ नर्व्स। क्योंकि यहाँ पे देखो इंक्रीज क्या हो जाएगा, अगर देर इज डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम देन देयर विल बी इंक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स, है ना। एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स इंक्रीज होगा, जो कि जनरली टेटनी में भी देखा जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ RODS में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा जनरली, -70 मिलीवोल्ट। अदर सेल्स के लिए -40 मिलीवोल्ट ड्यू टू इंक्रीज entry of sodium in cell, that is due to the decreased RMP resting membrane potential। आगे चलो। RMP ऑफ RBC, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ RBC क्या हो जाएगा जनरली, -12 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ RBC इज -12 मिलीवोल्ट। देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर स्केलेटल मसल में देखें तो -95 मिलीवोल्ट। ये जनरली हम अगर स्मूथ मसल्स में देखें तो -50 मिलीवोल्ट। एस्ट्रोसाइट्स में -80 टू -90 मिलीवोल्ट। न्यूरॉन्स में -70 मिलीवोल्ट और RBC में -10 टू -12 मिलीवोल्ट। सो -12 यहाँ पे दिया हुआ वो हम लगा देंगे। ट्रू अबाउट न्यूरोप्रेक्सिया, अभी देखो न्यूरोनल डिजनरेशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टेमेसिस। एक्सॉन टेमेसिस, डिसरप्शन ऑफ कंडक्शन इज नथिंग बट न्यूरोप्रेक्सिया। ठीक है, न्यूरोप्रेक्सिया इज द फिजियोलॉजिकल डिसरप्शन ऑफ कंडक्शन, एक्सॉन एंड सीथ आर इंटैक्ट। एक्सॉन और जो सीथ होगा वो जनरली क्या होगा, इंटैक्ट ही होगा। डिसरप्टेड एक्सॉन एंड सीथ, ये जनरली एक्सॉन टेमेसिस में देखा जाता है। एंड स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ नर्व नहीं होता है, स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ नर्व कुछ भी नहीं होता, जस्ट दिस इज द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द नर्व, दैट द डिस्ट्रप्शन ऑफ द कंडक्शन, दैट इज नथिंग बट न्यूरोप्रेक्सिया। दिस इज न्यूरोप्रेक्सिया। अभी देखो अगर जनरली इफ देर इज डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड, अगर ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज हो गया देन देर विल बी डिक्रीज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ नर्व्स, दैट इज देर इज लेस इनवर्ड करंट इज रिक्वायर्ड टू डिपोलराइज। अब जो नर्व है उसको डिपोलराइज करने के लिए लेस करंट चाहिए, एज अ रिजल्ट देर विल बी इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, और जिस जो हम टेटनी में जनरली देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर
सेल्यूलर फिजियोलॉजी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक टॉपिक है, बट ऊपर का अगर आपने देखा है ना, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा तो हम अच्छे से कर सकते हैं। सेल्यूलर फिजियोलॉजी भी हमने खत्म कर लिया। एंड द लास्ट टॉपिक ओनली वन दैट इज रिमेनिंग, दैट इज मसल फिजियोलॉजी। ये मैं कल आप लोगों को करा दूंगा। और मसल फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जैसे लगता है मुझे, है ना, बस कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं एक कल करवा दूंगा, इसमें कंप्लीट ही हो जाएगा मसल फिजियोलॉजी। So this much for today. We'll meet you in the next class. Till then, keep sharing the channel and keep learning. All the best for your exams. Thank you so much.